नमस्कार। आज की भयानक और विषम परिस्थिति में जहां पर 1,85,000 नए केस कोरोना के भारत में आ रहे हैं, हम बुजुर्ग लोग कोई बहुत एक्टिव काम तो नहीं कर सकते हैं, पर पढ़ लिख के जो भी आज तक का ज्ञान है उसका सृजन करके उसको अच्छी तरह से आप लोगों की सेवा में निवेदित कर सकते हैं, जिससे कि उसके उपयोग से जानें बच सकें और संक्रमण बच सके। तो इसलिए आइए देखते हैं कि आज की स्थिति क्या है, कैसे बदल रही है और उसमें हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं। ये हमारा कोरोना वायरस है। इस वायरस के बीचों बीच ही वो आरएनए है जो कि हमारी कोशिकाओं को ऐसा भ्रमित कर देता है कि वो वायरस और करोड़ों वायरस बनाने लगती हैं। अब इस आरएनए मॉलिक्यूल के चारों तरफ एक लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन जो है ज़्यादातर सेल के सरफेस से ही निकाली जाती है, इसलिए इसको जो है हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है, जो शक्ति है, वो पहचान नहीं पाती कि ये फॉरेन है और इसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं कर पाती। तीसरी चीज़, इसमें ये पैर हैं, चिपकने पैर हैं, और ये चिपकने पैर में एक स्पाइक प्रोटीन होती है जो कि वायरस को सेल के एस रिसेप्टर से चिपका देती है। तो अब ये वायरस जो है इसको जो है वो ये साबुन जो है इसकी लाइपोप्रोटीन को डिसॉल्व कर सकता है, अल्कोहल इसकी लाइपोप्रोटीन को डिसॉल्व कर सकता है, इसलिए इन दो से ये बहुत प्रभावी ढंग से मारा जा सकता है। अब ये जो है खांसने और छींकने से ये ड्रॉपलेट्स में, करोड़ों ड्रॉपलेट्स में हवा में तैरता है। अगर तैरता है तो उसको एरोसॉल कहते हैं। अगर गिर के सरफेस पे चिपक जाता है उसमें फिर हम हाथ से छू के और हाथ को अपने मुंह पे लाके अपने को जो है संक्रमित कर सकते हैं। तो एरोसॉल तैरता है और बड़ी बूंदें नीचे गिर जाती हैं। अगर पंखा चल रहा हो, खिड़की खुली हो, हवा चल रही हो तो एरोसॉल ठहरेगा नहीं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये चीज़ें करने से, बार बार हाथ धोने से ये संक्रमण की गति जो है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब वायरस का जो फैलाव है वो कम हो जाएगा। अब ये वायरस जो था अंदर आके ये सेल का सरफेस दिख रहा है और इसमें एस रिसेप्टर है। ये एस रिसेप्टर एंजियोटेंसिन कन्वर्जन एंजाइम रिसेप्टर है। इसके 1 और 2 भाग होते हैं। इसमें इसकी ये स्पाइक प्रोटीन जो है चिपक जाती है। फिर जैसे ही ये चिपकती है वैसे ही इसकी मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक हो जाती है। इसके अंदर का जो ये प्रोटीन है ये सेल के अंदर पहुंच जाता है। इस एस रिसेप्टर की प्रकृति बदलने का तरीका ये है कि इसमें जिंक चिपका दो। क्लोरोक्विन की वजह से यहाँ पे जिंक चिपक जाती है, इसलिए ये एस रिसेप्टर इस काबिल नहीं रहता कि वायरस को चिपका पाए। अब इसके आगे हमारी कहानी चलती है कि ये मेम्ब्रेन तो इससे मिल गई और वायरस की प्रोटीन जो है सेल के अंदर आ गई। अब ये वायरस की प्रोटीन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय ये कि थोड़ी देर में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पर यहाँ पे एक इसकी रिसेप्टर होता है, एक गाड़ी होती है, एक ट्रक होता है, एक टैक्सी होती है जो कि इसको बाइंड करके न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा देती है। अब ये वायरस की प्रोटीन जब न्यूक्लियस के अंदर जाती है तो ये डीएनए में कुछ ऐसे चेंजेस करती है जिससे कि आगे की कहानी चलेगी। आइवरमेक्टिन क्या करती है कि इस प्रोटीन के ऊपर पहले से ही बैठी रहती है इस तरह से, तो ये वायरल प्रोटीन जो है इसका उपयोग नहीं कर पाती है और यहाँ पे से आगे का किस्सा वायरस का पूरा खत्म हो जाता है। अब वायरस का आगे का किस्सा देखते हैं। अब मान लीजिए कि ये ट्रांसपोर्टिन पे आइवरमेक्टिन नहीं चिपकी हुई है, तो ये वायरस जो अंदर घुसे थे सेल के, यहाँ से अंदर घुसे थे ऐसे,
तो ये वायरस को ये ट्रांसपोर्टिन जो है न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा देगी मेम्ब्रेन पार करके। और ये जो है ये डीएनए में ऐसे चेंजेस कर देंगे कि 3 काम होने लगेंगे। पहला तो ये होगा कि एक मैसेंजर आरएनए ये डीएनए साहब बनाएंगे जिसके ऊपर राइबोसोम घूम घूम के करोड़ों वायरस के पार्टिकल बना देगा। वो करोड़ों वायरस के पार्टिकल एक एंडोसोम में इकट्ठे हो जाएंगे और वो एंडोसोम जो है फूट के एक बबल बन के वो पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे। तो इसको एंडोसोम कहते हैं और इसको एक्सोसोम कहते हैं। दूसरा काम क्या होगा, अब ये जो वायरल पार्टिकल हैं ये किसी दूसरे सेल को बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे में इन्फेक्ट करेंगे जैसे कि अभी तक इसकी कहानी है। अब दूसरा ये होगा कि ये जो सेल थी ये खबर भेजती थी, संदेशा भेजती थी दूसरे सेल्स को कि भाई संक्रमण हो रहा है, अपने द्वार बंद कर लो, अपने दुकान के शटर डाउन कर लो। तो अब ये डीएनए का कार्य नहीं हो पाएगा और दूसरी सेल्स को खबर पहुंच नहीं पाएगी, इसलिए वो भी संक्रमित हो जाएगा। इस सिस्टम को हम लोग इंटरफेरॉन सिस्टम कहते हैं। तीसरा काम डीएनए क्या करेगा, डीएनए तीसरा काम ये करता है कि ये सेल से ऐसी प्रोटीन निकालता है जिससे कि प्रतिरोधक शक्ति जागृत हो जाए। पहले तो प्रतिरोधक शक्ति अगर वायरस को मार रही है तो उससे कोई खराबी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, पर वही प्रतिरोधक शक्ति इतना ज़्यादा रिएक्शन कर देती है कि बॉडी को डैमेज होने लगता है और ये जानलेवा नुकसान कर सकती है। तो अगर वायरस से मुक्ति दिलाए तो ये फायदा है, पर जानलेवा इन्फ्लेमेशन कर दे ये नुकसान है। तो ये प्रतिरोधक शक्ति का जागृत कर देता है, ये तीसरा काम है। फिर से याद दिला दूं, अगर ये ट्रांसपोर्टिन पे एवरमेक्टिन बैठी होती तो ये तीनों कार्य नहीं हो पाते। ठीक है, अब तीसरे जगह पे चलते हैं। तीसरी बात यह है कि ये वायरस जो है ये इसके ऊपर एक लाइपोपॉलीसैकेराइड भी होती है। बैक्टीरिया के ऊपर भी लाइपोपॉलीसैकेराइड होती है। ये लाइपोपॉलीसैकेराइड सेल पे एक टॉल रिसेप्टर्स होते हैं, उनके ऊपर आती है। यहाँ से ऐसी प्रोटीन सिक्रीट होती है जिससे कि इन्फ्लेमेटरी कैस्केड चालू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन का खराब वाला कैस्केड। अगेन अगर आइवरमेक्टिन जो है वो यहाँ बैठी हुई है और ट्रांसपोर्टिन पे ये प्रोटीन को नहीं जोड़ने दे रही है, उसको न्यूक्लियस में नहीं जाने दे रही है, तो सारा का सारा इन्फ्लेमेटरी कैस्केड जो कि जानलेवा हो सकता है वो बच जाता है। ये इस तरह की लाइपोपॉलीसैकेराइड बैक्टीरिया और वायरस पे से भी आ सकती है और जो सेल्स आसपास की डिस्ट्रॉय हो रही हैं उनसे भी ऐसी लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रोटीन आ सकती है और ये सारी की सारी आइवरमेक्टिन से रुक जाती है और इसलिए इन्फ्लेमेशन नहीं हो पाता। अब हम लोग आते हैं कि ये रेड ब्लड सेल्स हैं। इन रेड ब्लड सेल्स पे एक रिसेप्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं CD147। तो ये वायरस क्या करता है, इससे CD147 से चिपक जाता है। ये वायरस है, ये चिपक गया। एक रेड सेल को इसने पकड़ा, फिर दूसरी को पकड़ा, फिर तीसरी को पकड़ा, इस तरह से चारों तरफ इसकी रेड सेल्स चिपक जाती हैं, उनका एक थक्का या जत्था बन जाता है। अब ये ब्लड कैपिलरी में से आ रही हैं तो ये थक्का फंस गया यहाँ पे, और इसके पहले के ब्लड में क्योंकि स्टेसिस हो गई इसलिए ये ब्लड क्लॉट कर गया। आपको ये पता लगेगा कि क्लॉटिंग हो रही है, इसका पता लगेगा डी डाइमर टेस्ट से। अब क्या होगा कि जो परफ्यूजन है, रक्त का संचार है लंग्स के अंदर, वो बाधित होने लगेगा। तो ऑक्सीजनेशन कैसे हो पाएगा भाई, रक्त भी चाहिए, हवा भी चाहिए और एक्सचेंज भी चाहिए। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम ये होगा, तो एक तो जो है रक्त का संचार लंग में बाधित हो गया इसलिए रेस्पिरेशन गड़बड़ हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि नॉर्मली अगर ये ब्लड वेसल है कि एंडोथेलियम है
और ये एल्वेलाई की सेल है, तो ये दोनों बड़ी पास होती हैं, जिससे कि आराम से CO2 का एक ब्लड से बाहर एयर में जा सके और एयर से ब्लड में ऑक्सीजन आ सके, तो नीला खून लाल में बदल जाता है। अब अगर यहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया, जो वायरस कर देता है, वायरस की प्रोटीन सेल डिस्ट्रक्शन, इससे अगर मान लीजिए इन्फ्लेमेशन हो गया, तो ये CO2 बाहर नहीं जा पाती, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती, और नीला खून नीले का नीला ही रहता है। आइवरमेक्टिन ट्रांसपोर्टिन को रोक के ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है, पर ये सफिशिएंट अमाउंट में कम खाली डेक्सामेथासोन से होता है, कॉर्टिसोन से होता है। ओनली नोन चीज जो कि फायदा करेगी इस स्थिति में, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड निमोनिया। वो दो होती हैं खाली, एक है डेक्सामेथासोन और एक है ऑक्सीजन। यही जान बचा सकती है। और डेक्सामेथासोन जो है कम से कम 6 से लेकर 18 मिलीग्राम पर डे देना पड़ता है, तब जो है लंग्स में ऑर्गेनाइज्ड निमोनिया ट्रीट हो पाता है, या अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ट्रीट हो पाता है। तो ये तो हो गया कि आइवरमेक्टिन एक्ट करती है या कैसे एक्ट करती है। और अब फाइनल जो है वो बात इसकी उठती है कि भैया क्या ये एक्ट करती है। तो जो एविडेंस आज तक है उसके हिसाब से, अगर 100 मौतें होती आइवरमेक्टिन के बिना, तो आइवरमेक्टिन के साथ केवल 32 मौतें होंगी, 68 जाने बच जाएंगी। दूसरी बात, ये तो मौत रोकना हो गया, प्रिवेंट डेथ। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए 100 संक्रमित हो जाएंगे किसी पॉपुलेशन में, तो उस पॉपुलेशन में अगर आइवरमेक्टिन दी गई है तो खाली 7 संक्रमित होंगे। इसका मतलब 93 बच जाएंगे। ये इसका प्रोफाइलैक्टिक काम हो गया। अब ये है कि भैया ये अगर यही आइवरमेक्टिन से ही प्रोफाइलैक्सिस हो जाए तो वैक्सीन से क्या होगा। तो वैक्सीन में भी करीब 90% प्रोफाइलैक्सिस होती है, बात सही है। पर वैक्सीन में क्या होता है कि वायरस बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट करता जाता है, मतलब अपना कोड बदलता जाता है, जिससे कि पहले वैक्सीन से जो इम्यूनिटी बनी थी वो इसको पहचान रही थी, पर अब जो है इसने क्योंकि कोड बदल दिया तो पहचान नहीं पाती, तो क्या आएगी, ये एस्केप कर जाएगा। इसको कहते हैं इम्यून एस्केप। इसकी वजह से क्या होता है कि वैक्सीन रेजिस्टेंट स्ट्रेन बन जाते हैं। अभी तक नहीं है पर बन सकते हैं। तो ये म्यूटेशन से जो है वैक्सीन एस्केप हो जाता है। आइवरमेक्टिन जो है किसी भी स्ट्रेन को रोक देगी, इसलिए आइवरमेक्टिन का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा है, वैक्सीन से बड़ा है। अब आती है दाम की बात। तो एक गोली 15 से 35 रुपए में मिलती है। 3 गोली फर्स्ट डे, थर्ड डे और 30th डे पे अगर देने से तो महीने भर का प्रोटेक्शन हो जाता है। तो इसका मतलब 45 रुपए में महीने भर का प्रोटेक्शन हो जाएगा आइवरमेक्टिन से। अब सवाल इस बात का उठता है कि भाई सेफ्टी कितनी है इसकी। ये तो वर्म की दवा थी, पता नहीं कितनी सेफ है। नहीं, अगर वर्म को मार देती है तो कहीं हमको तो नहीं मार देगी। तो 40 साल के अंदर 3 करोड़ लोगों को दी गई, और इससे जो एसोसिएटेड रिपोर्टेड डेथ्स हैं वो खाली 4000 हैं। ये किसी भी दवा से जो मार्केट में चल रही है उससे ज्यादा सेफ है। तो इस सब ज्ञान का जो है समुचित जगह पे, हर जगह पे, हर लेवल पे पहुंचे, सरकार के लेवल पे पहुंचे तो पॉलिसी बने। जो डॉक्टर लोग हमारे प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिशनर हैं,
प्रोवाइडर है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उनके लेवल पे पहुंचे तो प्रैक्टिस को ऑल्टर करे और जान बचाए, और पब्लिक के लेवल पे पहुंचे तो भाई प्रोफाइलैक्सिस वगैरह में मदद करें, और कब क्या करें, क्यों करें, इसका ज्ञान उनमें बढ़ाए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाए। तो ये इसीलिए हमने जितना हमको आता है बोला है, और हमारी आप सबको शुभकामनाएं कि आप संक्रमित ना हो, अपने को बचाएं, औरों को बचाएं, और स्वस्थ होके स्वस्थ लंबा जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।